Good morning, everyone. So today we are going to continue with our first chapter of accountancy. So we'll be discussing today the system of accounting. So let me share the screen with you on which you'll be able to look at the material, the text related to the system of accounting. So let's go through it. Okay, so we are studying system of accounting. So system of accounting per as per the methods or as per the systems which are available for recording our financial transactions, we have majorly the two systems of accounting. One is, as you can see on the screen, that we have double entry system. The second one is the single entry system. So now what is double entry system? Right, so double entry system, which is also commonly known as double entry system of bookkeeping. Now let's come here with me. You can see that we have got one system that we were just discussing, double entry system. So double entry system का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन जो कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, अगर उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम उसके उस ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका मतलब हुआ कि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं. अब डबल एंट्री सिस्टम में जो मैंने अभी अभी आपको बात कही कि दो एस्पेक्ट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे. ओके, so I've already shown you that first system that we are studying today is double entry system. Now double entry system की जब मैं बात कर रही हूँ, so double entry system means every monetary transaction that we are going to record in our books of account is actually going to take into consideration the two aspects of the transaction. टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ दैट व्हाट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एनी ट्रांजैक्शन व्हिच हैज गॉट मनी और मनी रिलेटेड वैल्यू इन द ट्रांजैक्शन. दैट मींस जिसमें हम पैसे से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं. तो यहाँ मैं एग्जांपल लेती हूँ, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश rupees 10,000. Okay, so as we can see, purchased furniture for cash rupees 10,000. यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये ट्रांजैक्शन, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्योंकि मैंने फर्नीचर परचेज किया है और फर्नीचर को मैंने कैश में परचेज किया है. तो कैश मैं पे कर रही हूँ फर्नीचर को परचेज करने के अगेंस्ट. ओके, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरी ट्रांजैक्शन में दो चीजों का इंक्लूजन है. वन इज फर्नीचर, सेकेंड वन इज कैश. आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने फर्नीचर को परचेज किया है, दैट मींस फर्नीचर आ रहा है. सो इट इज एन इनकमिंग एस्पेक्ट, राइट. और कैश आप पे कर रहे हैं फर्नीचर को खरीदने के अगेंस्ट, सो इट इज एन आउटगोइंग एस्पेक्ट, राइट. सो इट in case of any financial transaction which is taking place at one point of a time, एक कोई चीज आएगी और दूसरी कोई चीज साथ ही साथ चली जाएगी, जिसको हम कहते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉन्सेप्ट, राइट. तो ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग है, इसी को हम कॉमन भाषा में अकाउंट्स के अंदर कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट को हम शो करते हैं एज डीआर और क्रेडिट को हम शो करते हैं एज सीआर, राइट. तो डेबिट और क्रेडिट, अब यहाँ पर अगर मैं आपको इस ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट बताऊं कि डेबिट किसे किया जाएगा और क्रेडिट किसे किया जाएगा, उसके लिए मुझे फॉलो करना होगा एक रूल विच इज कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. और यहाँ पे अगर मैं रूल फॉलो करूंगी विच इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट. तो यहाँ पे फर्नीचर, जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि फर्नीचर मेरे लिए, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन फर्नीचर में डील नहीं कर रही है तो वो उसके लिए फिक्स्ड एसेट कहलाता है, राइट. दैट मींस एन एसेट व्हिच वी हैव प्रोक्योर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस. अब ये हुआ फर्नीचर. दूसरा हुआ कैश. सो कैश व्हिच वी आर यूजिंग एंड व्हिच वी विल कीप ऑन यूजिंग ड्यूरिंग द ईयर, ये मेरा होता है करंट एसेट. सो कैश इज माय करंट एसेट एंड फर्नीचर इज माय फिक्स्ड एसेट, राइट. An asset means any property which the business is holding for the purpose of doing business. That means आप बिजनेस को करने के लिए, लंबे समय के लिए या अभी के लिए अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो उसे कहा जाता है asset, right. Now we have already divided into fixed and current asset, जिसमें मैंने आपको बताया कि फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट है और कैश जो कि जा रहा है वो है हमारा करंट एसेट. तो यहाँ पे जो मेरा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे,
मगर सिर्फ अभी समझने के लिए इसे और बेहतर तरीके से मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ दैट गोल्डन रूल सेज दैट फॉर दिस सिचुएशन, फॉर दिस ट्रांजैक्शन, ये दोनों जो मेरे अकाउंट्स हैं वो एसेट अकाउंट है, तो ये मेरा आएगा रियल अकाउंट के अंदर, यानी कि रियल अकाउंट इज द नेचर ऑफ अकाउंट which is going to include all the types of asset, whether it is a fixed asset or current asset. The rule that applies here is debit what comes in and credit what goes out. कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मैंने अभी लिखा है नेचर ऑफ अकाउंट रियल, वो मैं आपको फिर से मतलब आपको पूरी तरीके से इस टॉपिक को डिटेल में बताऊंगी जब हम आएंगे चैप्टर नंबर 4 पे, राइट। फिलहाल आपको सिर्फ ये ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट का क्या रोल है उसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सो इस ट्रांजैक्शन को मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ दैट वी हैव परचेज्ड फर्नीचर, एंड फर्नीचर मैंने खरीदा है कैश में, और कैश पे किया है मैंने 10,000 रुपीज। So furniture is one aspect of this transaction which is coming in, and cash is the another aspect of this transaction which is going out. So if one asset is coming in and the other asset is going out, since this transaction include both the aspects which are asset, which are belonging to the category of asset, तो जो रूल यहाँ पे अप्लाई होगा हमारे लिए वो अप्लाई होगा हमारे रियल अकाउंट का रूल, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास फर्नीचर। सो लेट्स राइट डाउन द एंट्री। तो एंट्री बनेगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, और क्या जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, राइट। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो हमारा एक असेट आया उसको मैंने डेबिट किया, और दूसरा अकाउंट जो गया उसको मैंने क्रेडिट किया। मतलब असेट्स के लिए जो यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है कि जब भी एसेट आएगा यानी कि बढ़ेगा तो आप उसे डेबिट करते हैं, और जब भी एसेट कम होगा यानी कि डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो आप उसे क्रेडिट करते हैं, राइट। तो एसेट के लिए हमने ये रूल समझा अभी कि जब भी एसेट आपके पास आता है तो आप उसको डेबिट करते हैं, और जब भी एसेट का बैलेंस रिड्यूस होता है, और रिड्यूस कब होगा जब आप एसेट को सेल करेंगे, राइट। तो जब भी बैलेंस आपका रिड्यूस होगा जब आप सेल कर रहे हैं एसेट को तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, राइट। तो अभी मैंने इस ट्रांजैक्शन के अंदर आपको बताया कि वी हैव गॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन हैंड, और उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आपके दो एस्पेक्ट्स थे। वो दोनों एस्पेक्ट्स को जब आप रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में तो इट इज रिकॉर्डेड समवॉट लाइक दिस, दैट मींस दिस इज कॉल्ड आवर जर्नल एंट्री, राइट। तो ये कुछ हमारी ऐसी दिखती है जर्नल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, जो मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया आपको बताने के लिए कि जो मेरे ट्रांजैक्शंस के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है व्हेन वी आर फॉलोइंग अ सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो उसमें एक एस्पेक्ट को आप डेबिट करते हैं एक टाइम पर, और साइमल्टेनियसली आप उसके दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट करते हैं। डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा वो डिपेंड करता है हमारे रूल पर, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में। मगर अभी जब मैं बता रही हूँ आपको डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है that for every transaction we have got two aspects. So two aspects means one is debit, the other one is credit, right? Debit aspect cannot be taken as an incoming aspect, यानी कि जिसमें जब भी आता है कुछ हम उसे डेबिट कर देते हैं, बिकॉज ये हर सिचुएशन के लिए सही नहीं होगा, राइट। जैसे मैंने एसेट के लिए बताया आपको, तो एसेट जब आता है हम उसे डेबिट करते हैं, और जब एसेट हमारा रिड्यूस होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। बट यही सेम रूल हमारा लायबिलिटी में अप्लाई नहीं होता, राइट। क्योंकि लायबिलिटी में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ दैट लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन which any organization has to repay, right? फिर चाहे उसे रीपे करना हो लंबे समय में या रीपे करना हो आपके एक साल के अंदर, तो हम जिसे डिवाइड करते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है या फिर करंट लायबिलिटी है, राइट। तो लायबिलिटीज के अंदर ये जो रूल होता है डेबिट एंड क्रेडिट का, ये सेम नहीं अप्लाई होता है। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि किसी भी तरीके का अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर जब हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम या जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग की, तो उसमें हमेशा दो एस्पेक्ट्स रहेंगे, वन इज डेबिट द अदर वन इज क्रेडिट। इन दोनों एस्पेक्ट्स को डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। दैट मीन्स we are recording both the sides of the transaction at any one point of a time। मतलब हम हर समय
जो भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनेगी उसमें दोनों को रिकॉर्ड करते जाएंगे, राइट? नाउ आई एम अगेन गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू wherein we are going to read the concept again and we'll be moving towards the advantage of double entry bookkeeping. Okay everybody, let's go through it. तो जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया that double entry system, under this system every transaction has two aspect, one is debit and other one is credit. जो मैंने अभी आपको बताया that one aspect is debit aspect and the other one is credit aspect, और हर ये transaction के अंदर होगा. That means it is a monetary transaction which we are taking into consideration, और जो भी monetary transactions को हम record कर रहे हैं उसके अंदर आपका एक साइड डेबिट यानी कि एक एस्पेक्ट डेबिट का और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट का होना ही है हर बार और बार बार, राइट? ओके, इसके आगे पढ़ते हैं. ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड वंस ऑन अ डेबिट साइड एंड अगेन ऑन द क्रेडिट साइड एज पर द प्रिंसिपल, राइट? तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल आ रहा है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो आपकी बुक में यहाँ पे नहीं बताया गया है, राइट? सो द प्रिंसिपल दैट वी आर यूजिंग हियर इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. Everybody, please understand, dual aspect concept कहता है that any transaction which we are recording in our book of accounts which is monetary in nature, यानी कि इसके अंदर money involved है, for every that sort of transaction we will be recording the two aspects of that transaction. The one is going to be the debit aspect, the other is going to be the credit aspect. दोनों एस्पेक्ट्स को आप जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जैसे हम जर्नल एंट्री बनाते हैं उसी के बेसिस पे हम बनाते हैं लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स, राइट? So the first thing that we are going to do is to prepare the journal. So we have to ensure that we are following this principle of double aspect concept and or dual aspect concept, and we are making the recording of both the aspects of the transaction, that is debit and credit. Okay, then there is an example which is given in front of us, so let's go through that example. For instance, if goods is purchased for cash. अब अगर मैं बात कर रही हूँ गुड्स की, तो मैंने आपको बताया था कि गुड्स का मतलब क्या होता है. गुड्स का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है. तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैमलिन का. तो अगर मैं बात करती हूँ कैमलिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो कैमलिन के आपके पेंसिल्स आते हैं, वी हैव गॉट पेन्स, राइट? तो पेंसिल कैमलिन के लिए क्या हुई? कैमलिन के लिए वो उसका प्रोडक्ट हुआ जिसको वो स्टॉक कर सकते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट जिसको आप बनाएंगे और जो भी आपके पास बच जाएगा उसको कहेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, और जब अगले साल हम उसको ओपन करेंगे अकाउंट्स को तो वो हमारा कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक, राइट? इसी बात को हम बाद में और डिटेल में समझेंगे. फिलहाल ये समझते हैं कि अगर मैंने गुड्स परचेज किए हैं, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द परचेज ऑफ स्टॉक that we are dealing into, that means purchase of goods. Okay, अब आपने goods purchase किए. जब आप goods purchase करते हैं तो आपके पास दो aspects आते हैं इस transaction में भी. One is goods which is coming in, तो आप purchase कर रहे हैं तो accounts में हम उसे purchases कहेंगे, और दूसरा aspect है आपका cash which is going out, क्योंकि जब आप goods purchase करके आए और cash में आपने payment की तो cash चला गया और goods आ गए, right? So there are again two aspects involved in this transaction, which is goods, which is commonly known as purchases in this case because we are purchasing the goods, and cash which we are paying for purchasing those goods, right? अब इसमें से एक aspect जो होगा वो आपका हो जाएगा debit और दूसरा हो जाएगा credit. उसको किसको debit करेंगे और किसे credit करेंगे वो समझने के लिए हमें समझना होगा nature of accounts and further the rules of debit and credit, जो हम बाद में पढ़ेंगे. तो अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि हर एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का एक समय पे दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट, जिसको कि डबल एंट्री बुक कीपिंग में हम एक साथ रिकॉर्ड करते हैं एक ही समय पर. ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके आगे. Thus both of these aspects are recorded in goods is debited and cash is credited at the same time. अब यहाँ पे जो इन्होंने गुड्स को डेबिट और कैश को क्रेडिट किया, उसको डेबिट और क्रेडिट करने के लिए इन्होंने रूल यूज किया, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे यूज किया था रियल अकाउंट का रूल यूज करके, राइट? तो रियल अकाउंट का नेचर और फिर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई किया, उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि किस एस्पेक्ट को डेबिट करना था और किस एस्पेक्ट को क्रेडिट. मगर फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि in every transaction one of the side is going to get debited and one another
aspect of that transaction is going to get credited. Okay, आगे पढ़ेंगे. Thus, double entry system of accounting may be defined as such a system of accounting in which every transaction is recorded at two places. One is at the debit place, the another one is the credit place. Okay, अब इसके आगे जो ये बता रहे हैं that it is systematic. Systematic क्यों कहा? क्योंकि ये जो transactions आपके accounts में हो रहे हैं, इसमें हम दोनों ही aspects को record करते हैं, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी. मतलब मैंने किसी भी एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं किया है under double entry system of bookkeeping. Okay, next one, it is complete and scientific method of recording the transaction. Complete इसे इसलिए कह रहे हैं because जो भी हमारे transactions होते हैं business के अंदर, उसके एक ही transaction के एक टाइम पर दो aspects होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट. दोनों aspects को अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, which is always going to be equal and opposite to each other. Yes, you heard it right. डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट रहते हैं. अगर मैं इन दोनों को एक साथ रिकॉर्ड करूंगी, इसका मतलब है कि वो उस ट्रांजैक्शन की कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट? और क्योंकि ये कंप्लीट है, इसीलिए ये साइंटिफिक भी है, राइट? ओके, एंड साइंटिफिक होने का एक और रीजन है, वो ये है कि हम इसके अंदर ऑलरेडी एक मेथड, एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं which has been given for the purpose of preparing our account, और जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसे हम और डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर लिखा हुआ this system is based on certain is based on values as certain principles of accounting are followed while recording the business transaction. मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपके जब हमने लिमिटेशंस किए थे अकाउंटिंग के, कि जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं उनकी परचेज प्राइस पे माइनस डेप्रिसिएशन व्हिच इज शोन इन द आउटर कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट. तो जो ये हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो जो भी अकाउंट्स आप बना रहे हैं, उसमें जिस भी ट्रांजैक्शन के आप डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के लिए हमको ना ही सिर्फ नेचर ऑफ अकाउंट्स जानना जरूरी है और उससे रिलेटेड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बट हमको साथ में ये भी जानना होता है कि जो भी आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाए हैं, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं. The principle include concepts and conventions. So concepts are the assumptions and conventions are the traditions which will be followed for preparation of the accounts. That means for preparations of the financial statements. Okay, let's move further and let's move on to the set of advantages and disadvantages of double entry system. So let's go through it. Okay, this is taking some time in scrolling down. Let me just scroll down to the topic. Okay, I hope everybody who has understood this point of double entry bookkeeping as well as the example that I just quoted. I suppose that there are no doubts to you that you are facing, but still, if in case you have any doubt, you can write it in the comment section of the video, or you can also message it to me and ask me directly, right? I'll be taking care of all your doubts on both the platforms. So you can let me know your doubts and I'll be resolving it. Okay. Okay, let's move on to the features now. So this is these are the features of double entry bookkeeping, and what are they? The first one is it is systematic, complete and scientific method of recording financial transaction. ये मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम डबल एंट्री को यूज करके कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके दोनों एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसे ज्यादा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक माना जाता है. प्लस साइंटिफिक होने का एक और रीजन जो मैंने आपको बताया वो ये है कि जब हम अपने दोनों एस्पेक्ट्स मतलब डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रिंसिपल मैंने फॉलो किया है दैट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, राइट? जिसके जो हमको ये बताता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होंगे which is debit and credit, and both the sides are to be recorded simultaneously for any transaction that an organization is undertaking. Okay, next feature is
ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट टू प्लेस, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. नेक्स्ट इसके आगे है that the total of all the debits and all the credit must be equal. Okay, मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमारा डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो हम साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड कर रहे हैं. अगर साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा. सो आप मान के चलिए कि हर ट्रांजैक्शन के लिए उसका डेबिट एस्पेक्ट उसकी क्रेडिट एस्पेक्ट के बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा. दैट मींस डेबिट एंड क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर. ओके, अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस पे. और जब हम ओके, लेट मी जस्ट गिव यू सम मोर एक्सप्लेनेशन ऑन द इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट. तो मैंने अभी आपको बताया कि डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट जो होता है हमारे ट्रांजैक्शंस का वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है. तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने से फायदा क्या है हमारा कि जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो एक ही वैल्यू से डेबिट और उसी वैल्यू से क्रेडिट हो रहे हैं, तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, दैट मींस आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल और इन सब्सिडरी बुक्स, then classifying it in ledger, right, based on their nature. After that, when we are going to put the end result of those transactions in the trial balance, which is also called as summary statement, जहाँ पे हम बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट साइड और उसमें लिखेंगे net effect of all the transactions that we have recorded in our book of accounts ledger. तो आप देखेंगे कि जो डेबिट साइड पे अमाउंट आएगा जो आप रिकॉर्ड करेंगे और जो क्रेडिट साइड पे अमाउंट आएगा वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा. दैट मींस इट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट. So by checking the total of the trial balance, which is going to be equal and opposite, we can understand that we have done our calculation correctly. That means through trial balance, we can ascertain the arithmetic accuracy of the accounts. Arithmetic accuracy का मतलब होता है कि calculation आपने सही की है. Okay, now let's move on to the advantages. So advantages we are going to discuss. तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो वो ये advantages जो यहाँ पर हैं ये बिल्कुल वही है जो हमने पढ़े थे ऊपर, यानी कि जब हमने पढ़ा था objectives और advantages of accounting. क्योंकि जो हम accounts बना रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हम अकाउंट्स बना रहे हैं अपने डबल एंट्री सिस्टम को यूज करके, जिसको हम कॉमनली कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग. तो जो भी अभी तक आपने एडवांटेजेस पढ़े हैं अपने अकाउंटिंग के, वो सेम एडवांटेज के पॉइंट आप यहाँ पे यूज कीजिए. इट इज जस्ट द सेम बिकॉज what accounting we are studying right now is nothing different from this system of accounting, which is double entry system or commonly known as double entry bookkeeping. So let me just take a quick recap of what advantage of accounting that we have studied, and we are going to use the same advantages here in the advantage section of double entry system. So let's just go through it. Okay, the first advantage is scientific system. So scientific system मैंने अभी बताया कि जो भी आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने ट्रांजैक्शंस को, you are doing it based on certain principle, and that principle is dual aspect concept principle, right? Next one is keeps record of all the transactions. That means every transaction which is monetary in nature, that means has an inclusion of money aspect in that transaction, is going to be recorded in the books of accounts, right? Next one is accuracy of account. तो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस का मैच करना, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो हम डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनाते हैं उसका मैच करना ये शो करता है कि हमने अरिथमेटिक एक्यूरेसी को मेंटेन किया है, राइट? नेक्स्ट वन इज रिवील्स प्रॉफिट और लॉस. ओके, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट दैट आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस ट्रायल बैलेंस we prepare final accounts. Now final accounts include your trading account, profit and loss account, balance sheet. Now trading and profit and loss account is basically reflecting your income statement or called as income statement. So it is going to reflect your income position. तो जब हम ये income position बता रहे हैं तो मैं क्या डिपिक्ट कर रहा हूँ इससे कि ऑर्गेनाइजेशन को जो मैंने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाया है उसको बनाने से मुझे ये समझ में आएगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने जो पूरे साल इतने सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं उसको करने की वजह से क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है या उसको लॉस इनकर हो रहा है. तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से मुझे पता चलेगा, राइट, व्हिच आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट इट टू द पार्टीज इंटरेस्टेड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन. मैंने आपको पहले बताया था कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की. दैट मींस जो मैंने ट्रेडिंग और पीएनएल बनाया उसके बाद जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको कहा जाता है बैलेंस शीट, कॉमनली नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट.
So on one side of balance sheet, you showcase all the liabilities, that means the obligations that you have. Plus on the other side of the balance sheet, we showcase all the assets that we possess. तो जो भी ये assets और liabilities आप showcase कर रहे हैं balance sheet में, जो कि match करेगी दोनों side को, that means asset is going to be equal and opposite to the liabilities that we are holding. This is actually going to depict the financial position of the business. That means it will reflect that what is the amount of asset that we are possessing on any given day, which is the last day of the year, and on the same day, what are the various categories or types of liabilities that we are possessing. That means that we have to repay, right? So that is being explained, or that is being mentioned in a detailed statement called balance sheet, commonly known as position statement. Okay, now next point is यूजफुल फॉर मेकिंग कंपैरेटिव स्टडी. मैंने आपको बताया था हम दो तरीके के कंपैरिजन करते हैं, वन इज इंटरफर्म, द अदर वन इज इंट्राफर्म. सो इंटरफर्म कंपैरिजन सेज दैट एनीवन who wants to compare the result of his firm with the results of the another firm which is existing in the same industry, so it is called interfirm comparison, right? और intrafirm comparison हम कैसे करेंगे? जब मैं अपने financial statements को यूज करूं इस साल के स्टेटमेंट्स को और कंपेयर करूं पिछले सालों के स्टेटमेंट से मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन. ओके, कंपैरिजन इसलिए भी जरूरी होता है बिकॉज थ्रू कंपैरिजन ओनली वी फाइंड आउट व्हाट आर द प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड और otherwise. That means whether we are progressing or not. Next one is helps the management in taking managerial decision. ये मैंने आपको पहले भी बताया था that management is one of the internal user which actually uses the accounting information, the financial information, और उसके बेसिस पे वो ये देखते हैं कि जो भी प्लान्स, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी वो जब इम्प्लीमेंट हुई तो क्या रिजल्ट डिराइव हुआ. तो अगर मुझे ये दिखता है कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया था, मतलब द पर्पस व्हिच आई वांटेड टू अचीव बाय द एंड ऑफ द ईयर, व्हिच इज आल्सो कॉमनली नोन एज ऑब्जेक्टिव, अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पा रही है, so the financial information is going to depict the same, the achievement of the objective. तो मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टडी से ये समझ में आएगा that by using these resources which we have employed in the business over the year, we were able to achieve our objective which we have decided in the beginning of the year, right? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, that means जो हमने डिसाइड किया था वो अगर हम अचीव नहीं कर पाए, तो हमको समझ में आएगा that what are the loopholes that has been existing or that were there during the year, जिसकी वजह से हमारा पर्पस अचीव नहीं हुआ. तो वो जो अचीव नहीं हुआ है उसमें क्या करेक्टिव मेजर्स लेके हम उसे अचीव करेंगे, वो मैनेजमेंट को जानना होगा. और उसको जानने के लिए मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेगी जो कि बनाया गया है यूज करके डबल एंट्री सिस्टम को. ओके, नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड. मैंने आपको बताया था पहले भी और मैं फिर से बता रही हूँ, एरर मीन्स समथिंग, सम मिस्टेक दैट हैज हैपेंड unintentionally, और fraud का मतलब होता है something which we are planning, the error which we are planning to commit and that is intentionally, right? तो उसको हम fraud कहते हैं. तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि डबल एंट्री सिस्टम पे बनाई गई है जिसमें आप दोनों एस्पेक्ट्स हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर रहे हैं, so by auditing of such accounts, by auditing the financial statement through the source document that was created at the time any transaction was originated, तो उसको जब मैं ऑडिट करूंगी यूज करके, तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं एरर्स को. एरर्स मतलब अगर मैंने 500 की चीज 5000 में दिखा दी या वाइस वर्सा, और फ्रॉड को भी जो कि इंटेंशनली प्लान किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में so as to manipulate the accounts, right? And this purpose of fraud is to gain profits, or gain profit means this is something which is not ethical and which is not correct, right? So fraud जब हम बात करते हैं तो fraud means it is something which is illegal that we are doing. So it should be the account, the financial statement that we are making using the double entry system. That means we are recording both the aspects of transaction. So by using the source document that came into existence at the time of origination of the transaction, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कैश मेमो का, तो उससे आप मैच कीजिए अपने अकाउंट्स को और बताइए कि कहाँ गलती हुई है. अगर कुछ हुई है तो वो ऑडिट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं.
right? And you can also ensure कि वो गलती दोबारा ना हो, right? So you can be careful next time. Okay, now this was the features and advantages of double entry system. Now let's go through the disadvantages. Now disadvantages का मतलब होता है limitations. Double entry system में सब advantages ही नहीं है, कुछ disadvantages भी है. जैसे कि हमने limitations of accounting में पढ़ा था, वैसे ही double entry system के भी कुछ disadvantages हैं. So let's just go through it. First one is requires detailed knowledge of principles of accounting. Okay, अगर आपको याद होगा तो जब हमने limitations of accounting पढ़ी थी उसके अंदर भी ये point था based on principles and practices. That means we are using concepts and conventions which has been telling us or guiding the accountant how the account is supposed to be prepared. तो जब मैं principles को use करके accounts बना रही हूँ तो उसमें आपको जैसे प्रिंसिपल मैंने बताया कि एक हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है जिसमें हम अपनी असेट्स की वैल्यू को उसकी परचेज प्राइस की वैल्यू पे शो करते हैं और मार्केट प्राइस को कंसिडर नहीं करते. तो ये जो आपके परचेज प्राइस को आप दिखा रहे हैं माइनस डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, this is actually making the amount of fixed asset which is getting reflected in the balance sheet unrealistic, right? मतलब हम उस एसेट को देखकर ये नहीं समझ पाएंगे कि मेरा इस वक्त इस एसेट का क्या वैल्यू है, बिकॉज मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता है unless and until that business is not getting closed or that business is not getting sold off, right? So by that time, because of using some principles or the principles of accounting which we follow for making our accounts, it makes our account unrealistic, right? So ये disadvantage बन जाता है. Next one is complicated method. Now complicated method इसलिए कहा जाता है because for every transaction that you are recording both the sides, debit and credit. तो अब अगर मैं डेबिट और क्रेडिट दोनों को ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और एक साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये प्रोसेस जो है ये मुझे इंश्योर करेगा कि पहले मुझे अकाउंटेंसी में प्रिंसिपल की समझ होनी चाहिए, मुझे रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी पता होनी चाहिए. दैट मींस आई नीड टू बी ट्रेन्ड एंड स्किल्ड इनफ टू प्रिपेयर द सेट ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज accounts prepare karna in itself requires a lot of knowledge, and that is why it is considered as a complicated method, right? Next, because हम next हमारी limitation है costly system. Costly मैंने जैसे अभी आपको example दिया कि अगर आप accounts बना रहे हैं तो आपको उसके सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा, आपको ट्रेंड होने की जरूरत होती है, आपको स्किल्ड होने की जरूरत होती है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर मेकिंग द अकाउंट्स, राइट? तो वो जो आप पूरी ट्रेनिंग लेंगे, जो पूरे स्किल्स गैदर करेंगे, एजुकेशन लेंगे, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. प्लस डबल एंट्री सिस्टम को यूज करके आप अपने अकाउंट्स बना रहे हैं तो जिस लोगों को आप हायर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में उनको अकाउंट्स की समझ होनी चाहिए. तो वो जो एम्प्लॉय आप हायर कर रहे हैं is again going to be a cost for the organization, and that is why we can say that this system or implementation of this system requires lot of cost, which we as an organization is going to pay to the employees who are getting hired and who are going to work towards the preparation of accounts. Okay, last disadvantage is system not suitable to small traders. Okay, अब मैं बात कर रही हूँ मेरी ग्रोसरी शॉप की या मेरे वेजिटेबल सेलर की या मेरे डेयरी वाले की. तो अभी अगर मैं ये सब लोगों की बात करूं तो आप देखिए कि ये सब लोग जनरली सोल प्रोप्राइटर्स और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है. दैट मींस वो लोग जो इंडिविजुअली अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं और उसको इंडिविजुअली ही रन करते हैं, मे बी विद द हेल्प ऑफ अ वर्कर और सो. तो अब जब ये इतने स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आप देखिए कि उनके पास अगर उनको एक किसी को हायर करना है, एज एन एम्प्लॉय को हायर करना है to make the account using double entry system, तो वो जनरली प्रेफर नहीं करेगा, राइट? इसीलिए जब हम बात करते हैं स्मॉल ट्रेडर्स की तो स्मॉल ट्रेडर्स डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू अकाउंट्स नहीं बनाते. दे फॉलो सिंगल एंट्री सिस्टम व्हिच इज द नेक्स्ट सेट ऑफ आवर सिस्टम, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम. तो सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर वो अकाउंट जो कि आपके या तो पर्सनल नेचर का है या फिर कैश बेसिस पे है, यानी कि कैश उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो आप सिर्फ जो पर्सनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं which is divided into 3 categories. One is natural person. Natural person मतलब हम और आप, natural human being. दूसरा हो गया artificial personal, जैसे कि organization, company, firm, partnership firm, cooperative society, ये कहलाता है आपका artificial personal person. Then next होता है representative personal. So representative personal मतलब किसी भी expense या किसी भी income को अगर वो आपका
रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पार्टी की तरफ बिकॉज ऑफ बीइंग आउटस्टैंडिंग, दैट मींस अगर वो ड्यू हो गया था और उसको पे नहीं किया गया है, या फिर उसको वक्त से पहले पे कर दिया गया है या रिसीव कर लिया गया है, तो उस केस में वो जो एक्सपेंस या इनकम है जो किसी को रिप्रेजेंट करेगा, वो पार्टी, वो नेचर कहलाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है वो मैं आपको दोबारा बताऊंगी और डिटेल में बताऊंगी समझाकर, मगर फिलहाल आप सिर्फ ये समझिए कि अगर हम कोई भी अकाउंट है जो कि या तो पर्सनल नेचर के अंदर आता है विच इज रियल नॉमिनल, सॉरी रियल आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, या फिर कैश आपका अकाउंट उसके अंदर इफेक्ट हो रहा है, तो दोनों अकाउंट्स को आप सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रायोरिटी देंगे और रिकॉर्ड करेंगे। रेस्ट एवरी नेचर ऑफ अकाउंट इज गोइंग टू बी इग्नोर्ड क्लियरली while preparing our single entry system। तो अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने फर्नीचर परचेज किया कैश में, राइट, तो फर्नीचर जब आप परचेज कर रहे हैं कैश में, तो यहाँ पे मैं सिर्फ कैश रिकॉर्ड कर लूंगी, कैश अकाउंट रिकॉर्ड कर लूंगी, राइट। फर्नीचर का एस्पेक्ट आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि ना तो वो कैश आई मीन ना तो वो पर्सनल नेचर का है, वो असेट है, तो उसका रिकॉर्डिंग कहीं नहीं होगा। तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ऐसे समझ सकते हैं that it is a system of incomplete records wherein one side of the transaction is getting recorded for the transactions in which cash is involved or the transaction in which personal accounts are involved. For all the other transactions, it is going to be ignored completely. That means we are not going to record it in our books of account, which is being prepared using single entry system. Okay, single entry system पढ़ लेते हैं इसे। डबल एंट्री का मतलब जैसे नाम बता रहा था कि डबल साइड इफेक्ट होगा, सिंगल एंट्री का भी नाम बताता है कि सिंगल साइड ही इफेक्ट होगा, दैट मींस आइदर डेबिट or credit. Okay, so let's read it as the name suggests that all the transactions are not recorded on double entry basis. In fact, it is an incomplete double entry system. Incomplete मतलब एक ही साइड को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो भी किसके लिए, जब हम बात कर रहे हैं कैश ट्रांजैक्शन की या फिर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की। Okay, so cash book and personal accounts are maintained in this system. This method is not scientific because ये principles को follow करके नहीं बनाया जाता है, so it is unsystematic and unreliable. That means this by using the single entry system we cannot rely कि ये जो हमने data extract किया है ये actually सही results दे रहा है। That means हम इसके ऊपर अपना decision, इसको single entry system के through बनाए हुए account से base करके अपना decision नहीं ले सकते, और अगर लेंगे भी तो उसमें एक्यूरेसी के चांसेस कम रहेंगे। ओके, आगे पढ़ते हैं। Thus only the small trader use this system. तो मैंने जैसा पहले बताया था आपको that last disadvantage of double entry system, that double entry system is not used by sole trader or the small scale traders. तो वो लोग क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को, right, which is also known as system of incomplete records. So today we are concluding our class here. So we have covered today the two systems of accounting. One is double entry system, the other one is single entry system. डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम का हमने पढ़ा मीनिंग, और सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम के हमने पढ़े फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जिसमें मैंने आपको बताया कि एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज जस्ट द सेम दैट वी हैव स्टडीड एज एन एडवांटेज ऑफ आवर अकाउंटिंग। तो वो आप वहां से पढ़िए और यहाँ रेप्लिकेट कर दीजिए, इट विल बी टेकन करेक्ट and there'll be no mistake in it, right? Tomorrow when we are going to take the session, conduct the session, so we'll be dealing with the next topic, which is role of accounting, right? Till then, meanwhile, please revise the chapter. Anyone having any doubt in this chapter, please bring up your doubts, write it in the comment section of the video, or you can also write it in the message which you can post on a common group, which we have made for accountancy. Thank you everyone. Till then, please take care of yourself and stay at home. Thank you everyone.